नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित बहुत ही सम्मानित साथी सहयोगी विधायक राजेंद्र निजामुद्दीन जी, हमारे प्रवक्ता गरिमा जी, महामंत्री जोशी जी, प्रवक्ता प्रतिभा जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजन शर्मा जी, सुभाराम जी और प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, अभी राजेंद्र निजामुद्दीन की बड़े विस्तार से बजट के परिप्रेक्ष्य में की बात की, तमाम बातों से अपने आप को अवगत करता हूँ। जैसा कि आप सब उपस्थित है, हरियाणा शहर के अंदर बजट सत्र आरंभ करने का काम सरकार ने किया और जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे, जब उन्होंने बजट के आकार को बढ़ाने की बात कही, तब सभी सत्ता पक्ष के लोगों ने देश भक्त पाने का कार्य किया है। लेकिन बजट की जो वास्तविकता है वो इसके भिन्न है, परिस्थितियां इसकी भिन्न है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई बजट का आकार तो बढ़ेगा ही, महंगाई चरम पर है, तो क्या बजट का आकार नहीं बढ़ेगा? बजट के आकार के बढ़ने के साथ साथ जो सरकार ने ऋण लिया है उसका भी आकार समतुल्य, मैं समझता हूँ लगभग मोर और लेस जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी समझ खड़ा है। तो ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में प्रदेश चल रहा है। और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि 15वें वित्त आयोग अवधि जो है 5 साल की अवधि समाप्त हुई और इन 5 वर्षों में 15वें वित्त आयोग ने 28,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देने का काम किया और 16वें वित्त आयोग जो प्रारंभ हुआ है उसने इस राशि को देने से जो है जो जानकारी मिली है मना करने का काम किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 16वां वित्त आयोग जिस तरीके से राज्य के साथ व्यवहार करना है, ये इस प्रदेश के लिए बहुत खुशी विषय है। और इसके साथ साथ जीएसटी की प्रतिपूर्ति बंद कर दी गई। अब अगर हमको 16वां वित्त आयोग भी धरना दे और जीएसटी की प्रतिपूर्ति भी ना हो तो निश्चित रूप से आय के स्रोत जो है वो घट गए हैं, कम हो गए। और इस बजट में मैंने खास तौर से देखा कि मातृशक्ति, नौजवान साथी और किसानों के परिप्रेक्ष्य में बात की। और मैं मातृशक्ति के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, इस प्रदेश के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है पोषण की दर 56% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं तो इस प्रदेश को सत्ता में बैठे हुए लोगों ने मातृशक्ति को पोषित करने का काम किया है। और ये जो जवाब आया कि लोकसभा में इस प्रश्न उठाया गया था और इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में जब पूरे प्रदेशों का ब्यौरा दिया गया तो उसमें उत्तराखंड राज्य के अंदर महिलाओं की जो कुपोषण है इसी तरीके से सरकार ने नौजवान साथियों के साथ भी छल करने का काम किया। सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है और लगातार इस बात को कहती है कि हमने 30,000 बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम किया। यही बात सरकार कहती है, लेकिन जो रोजगार कार्यालय है उनमें लगभग जो है 10 लाख बेरोजगार जो है वो इंडोर्ड है, दर्ज है। क्या हमने सरकार को इसलिए चुना था कि रोजगार कार्यालय में जो 10 लाख बेरोजगार साथी थे उसके सापेक्ष जो है 30,000 लोगों को रोजगार देने का, नौजवान साथियों को भी
उसमें 3% समृद्धि, नौजवान साथियों को भी सरकार ने चलने का काम किया। अब आप देख लीजिए किसानों की सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय पूरा करने का काम, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कृषि का ग्रोथ रेट -4 है। भाई इस परिस्थिति में कैसे किसान क्या करना, और जो हालात आज की तारीख में किसान के हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी उस सरकार के समय यूरिया का जो घटना था वो 50 kg का होता, और ये सरकार आई, इस सरकार ने उसमें कटौती करने का काम किया और यूरिया का गड्ढा 40 किलो रह गया है, और लगातार इसमें मूल्य वृद्धि भी होने का काम किया। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो कैसे किसान क्या करना हो? ये कहकर के कि हम 2000 रुपया किसान को देते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कक्षा में बैठे हुए लोगों से, किसान इस देश का, इस प्रदेश का अन्नदाता है। 2000 रुपया देकर के आप उसकी आर्थिकी को मजबूत नहीं कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके सामने है इस सरकार ने नमामि गंगे पर अपनी पीठ स्वयं खपतवानी का लगभग 26,500 करोड़ रुपया नमामि गंगे पर व्यय हुआ है, और आज गंगा की स्थिति क्या है मुझसे बेहतर आप जानते, और कैबिनेट तो नमामि गंगे में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर जो है उन्होंने सीधे सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम किया। देवप्रयाग से नीचे हम गंगा के जल का आचमन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गंगा देवप्रयाग के नीचे आचमन बनाएगी। बहुत सारी अनियमितताएं जो है कैबिनेट नमामि गंगे पर कही है, तो नमामि गंगे इसका श्रेय देने का काम की सरकार लगातार करती रही, उस जो है आज हालात मन से बढ़ता है, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, ये कहने में कोई बुरी नहीं। अब पलायन का मुद्दा, पहले तो सरकार ने पलायन आयोग को बनाने के लिए क्या इसका नाम होगा 3 दिन बैठे, तब जाके नाम पलायन आयोग का रखा गया, और रखने के बाद पलायन आयोग ने स्वयं पलायन कर दिया। लेकिन पहाड़ का जो दर्द है, पहाड़ का जो मर्म है, उस पर कोई बात नहीं। एक ऐसा पलायन आयोग है जिसमें 1726 गांव जो है निर्जल हो गए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं पलायन को रोकने में सरकार कितनी कटिबद्ध है, और लगभग 1700 जो विद्यालय हैं वो बंद हो गए, 1700 विद्यालय बंद हो गए। तो वे कहाँ है पलायन आयोग? क्या है पलायन आयोग की संस्कृति? सरकार ने तदनुसार क्यों प्रगति क्षेत्र में काम नहीं किया, ये प्रश्न जो है सरकार को। अब मुख्यमंत्री जी ने जब बजट भाषण हो रहा था, उस बजट भाषण में कहा कि हम 3 स्मार्ट सिटी और बनाएंगे। देहरादून को डबल इंजन की सरकार स्मार्ट नहीं बना पाई, लेकिन प्रदेश की सरकार उनकी विधायिका वक्त नजदीक है, इसलिए जाते जाते ये कहेंगे कि 3 स्मार्ट सिटी हम और बनाने का काम करें, जिसमें गैस है क्या है, धन कहाँ है, पैसा कहाँ है, कैसे 3 स्मार्ट सिटी बनाओगे, ये तो बताओ ना भाई। अगर आप ये बात कहेंगे तो स्पष्ट हो जाए। हालात पद से बढ़ते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हैं, क्योंकि एक हम कहते हैं कि हम पलायन रोकना चाहते हैं, पलायन रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शिक्षा, शिक्षा के साथ साथ रोजगार, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण क्या नाम कदम है। लेकिन हालात क्या है? आपने स्वास्थ्य सेवाओं को रेफर सेंटर बना, कहने के लिए सरकार कहती है कि हमने मेडिकल कॉलेज प्रतिनिधि क्षेत्र में खोलने का काम किया है, लेकिन उन मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? सिवाय रेफर सेंटर के
इसमें कोई बात नहीं। शिक्षा व्यवस्था तो मैंने कह दिया कि लगभग 1700 विद्यालय बंद है। सरकार ने उसके प्रबंधन के लिए कोई कदम इस बजट के माध्यम से नहीं उठाया। अब देवी आपदा पर मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है यहाँ पर समय समय पर देवी आपदा आती है, और इसके लिए सरकार ने जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम सेंसर जो है वो स्थापित किया। और जब विधानसभा में प्रश्न आया तो हमने पूछा कि भाई आप ये बताएं, आपका ये अर्ली वार्निंग सिस्टम या सेंसर जो काम कर रहा है, तो सरकार कह रही है कि कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी बिजली की व्यवस्था जहाँ नहीं होती वहां लड़खड़ा जाता है। तो इसलिए भी आपका प्रदेश में अगर आपके सेंसर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आप दूसरी आपदा के लिए जो है लोगों को किस तरीके से अग्रिम सूचना उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से बेहतर है, और जो धन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, तदनुसार भी देवी आपदा प्रबंधन के लिए धन उपलब्ध सरकार नहीं करा पाई, और कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा करा। मानव वन्य जीव संघर्ष हम समझते थे कि बजट में इस संघर्ष को रोकने के लिए सरकार कोई ना कोई कदम उठाए। सरकार ने, आप जानते हैं क्या कदम उठाए? आपको जान करके सुन करके आश्चर्य होगा कि सरकार ने कहा कि पहले हम 6 लाख रुपया जो प्रभावित होते थे उनको देते थे, हमने अनुदान की राशि बढ़ा दी, यानी 10 लाख रुपए कर दिया। अरे आपने अनुदान की राशि जरूर बढ़ा दी, लेकिन इस संघर्ष को कम करने के लिए सरकार की क्या नीति है, क्या बजट प्रोविधान आपने किया है, सब नजर। हालात तो जो है बहुत अच्छे नहीं। अब मैं खनन की बात करना चाहता हूँ। कई बार खनन की बात सदन के अंदर भी उठी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आपके माध्यम से आपने कहना चाहता हूँ। खनन हम कोई बात कहते तो सरकार ये कह करके टाल देती कि विपक्ष जो है वो राजनीतिक विद्वेष की भावना से इस बात को कह रहा है, लेकिन खनन पर तो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के सांसद देवेंद्र राव जी ने लोकसभा में प्रश्न खड़ा कर दिया कि प्रदेश के अंदर अवैध खनन हो रहा है। अरविंद पांडे जी लगातार सरकार पर हमलावर है, वो कहते हैं कि खनन जो है इस प्रदेश के अंदर अवैध हो रहा है, और नदी को जो है चीरने का काम किया गया है। और जब प्रश्न आया खनन पर, राजीव जी आपको याद होगा, हमने पूछा था कि सरकार ये बताए कि जो विषय देवेंद्र राव जी ने और अरविंद पांडे जी ने उठाए हैं, क्या सरकार ने उसका संज्ञान दिया? वही जवाब सरकार की। सरकार जानती है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद पांडे जी ने सरकार के अवैध खनन, देवेंद्र राव और अरविंद उन्होंने सरकार के अवैध खनन को जो है आम जन के सामने लाने का काम किया। आबकारी का जिक्र करना चाहता हूँ। आज मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि ऋषिकेश के विधायक जी जो है, जो अवैध शराब ऋषिकेश में बेची जा रही है, उसके खिलाफ जो सड़कों पर यह आबकारी नीति ऐसी बना दी जिससे जो है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी जेब पर हाथ देख लीजिए। हमने ये तो सुना था कि आबकारी नीति जब बनती है, उस नीति में होता है कि हम नीलाम कर शराब की दुकान का नीलाम करेंगे। ये पहली सरकार है जिस सरकार ने ये कहा कि अगर नीलामी में आपने एक दुकान ली है तो 2 मुफ्त में ले लो। तो जब 2 मुफ्त में आएंगी तो निश्चित रूप से उसमें भ्रष्टाचार होता है। और भाई आबकारी को सुदृढ़ करने के लिए मुजफ्फरनगर से आदमी को बुला दिया, सारी सरकार उनके आगे पीछे घूमती है। क्यों भाई? है मैंने कहा, मैंने सदन में भी कहा था और नाम लेकर के कहा था मैंने सदन में,
तो मैंने कहा मैं नाम लेकर के कहा था, तो हमारे ऋषिकेश के पूर्व मंत्री और विधायक उन्होंने कहा जो व्यक्ति सदन का व्यक्ति ने उसका नाम नहीं लिया जा सकता, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा मेरा काम चल गया और मैं अपने शब्द वापस यहाँ तो ले सकते हो। मुझे कहने को संतोष तोमर है, कोई मैं जानता नहीं कौन है ये तोमर, मुझे कहने में कोई गुजर बुरे थोड़ी है। और भूमा ऐसा भू कानून इस सरकार ने बनाने का काम किया कि जो भू कानून ना तो हरिद्वार में प्रभावी होगा, ना उधम सिंह नगर में प्रभावी होगा, न नगर निकाय क्षेत्रों में प्रभावी होगा। तो भाई भू कानून बनाए किसके लिए जब कहीं प्रभावी नहीं होगा? ये इसमें भी सीधे सीधे भू माफियों से सरकार जो है रुआई करने का काम। तो मैंने कहा कि खनन, आबकारी और भू माफिया इनको सरकार संरक्षण देने का काम। सरकार के पास हमारी बातों का कोई जवाब नहीं, तो वो इन तमाम चीजों को जो है दबाने का प्रयास करती है। एक ही हथियार उनके पास है जो सांप्रदायिक सौहार्द इस देश का उद्देश्य का है, उसको हम किस तरीके से कामकाज करने का काम करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के लोग भाजपा के 4 चेहरे को पहचान चुके हैं और कहावत है काट की हांडी 1 या 2 बार करती है, बार नहीं करती है। तो निश्चित रूप से जो 2027 है, इस 2027 में इस प्रदेश से भाजपा का जाना तय। अब मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, कहने के लिए तो मंत्री बना दिए गए, लेकिन उनको अपना हुनर दिखाने का तो समय नहीं मिलेगा। और ये हालत ये थी कि 1 अनार 100 बीमार। अभी तक जो असंतोष आपको थोड़ा दिखाई दे रहा था, अब वो असंतोष जो है बिल्कुल खुलकर के सामने आएगा। ये हालत की सरकार की है। जो सरकार इस प्रदेश का शोषण करने का काम कर रही है, जो सरकार इस प्रदेश के विकास की बात नहीं कर रही है, सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने की बात कर रही है, उस सरकार की विदाई 2027 में होगी। धन्यवाद। सरकार के हो रहे हैं, आज जश्न मना है, उस पर भी बोलते हैं। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ 4 साल सरकार के बने हुए हो गए हैं और सरकार जश्न मना है, लेकिन उस जश्न में आपने देखा तो स्कूल के बच्चों को ला करके बैठाया गया। मेरे पास फोटोग्राफ है, आपके तो फोटोग्राफी उपलब्ध करा और आप भी चाहते हो आप भी देखना। क्यों भाई 4 साल का जश्न आप मना रहे हैं और बहुत कुछ आपने किया है, फिर लोग क्यों उसमें सम्मिलित नहीं? आप जो है सरकार का जो पावर होती ना, उसको दिखा करके स्कूल के बच्चों को लाना विफल सरकार। एक सवाल, सरकार पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ चुकी है। उन्होंने खाली पद अपने जो भी मंत्रिमंडल के थे वो भर दिए हैं, उन्होंने अपने दायित्व बांट दिए हैं, उनकी बीजेपी की भी पूरी टीम तैयार। आपकी सीटों को आपकी जो कांग्रेस की पीसीसी है वो अभी तक कंस्टिट्यूट नहीं हो पाई है, तो आपके कब लोग आप चुनावी मोड में आगे बढ़ने का प्रत्येक साथी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो आम जनता से सीधा संवाद बनाने का काम। आपने कहा कि हमारी पीसीसी है, मैं समझता हूँ टिकट पीसीसी बनेगी और जब हम लोग जो है प्रदेश में जाएंगे नए मंत्रियों को विभाग बढ़ गए हैं, उसमें से एक पुराने मंत्री के विभाग दे दिए गए हैं, तो ऐसा लगता है स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर गाज दी गई है, सुबोध उनियाल भारी हो गए हैं जो भाई साहब को कुपोषण कह रहे थे। तो आप अरे मैं आप तो सरकारी कुपोषित है। राजे जी ने तो सरकारी मंत्री को कहा, मैं तो कहता सरकारी धन सिंह के पर खतरे गए। आप उनसे भी पूछिए, हमारे जो है हरिद्वार से जो विधायक है मदन कौशिक। अब आप बताइए, जो व्यक्ति शहर में रहता है उसको तो दे दिया पंचायती राज, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहता है उसे दे दिया शहरी विकास। तो आप समझ सकते हैं कैसा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। काजी भाई से लोग का फायदा तो नहीं मिलता। अच्छा सुनो, और आपका हरिद्वार आपका देखिए, आपका आ रही है पहाड़ में मंत्री
सरकार के तो समझ में नहीं आता है, वो करे तो क्या करे। स्वास्थ्य मंत्री से क्यों हटाया गया? अभी तो जनसिकी और क्या नाम है अभी पुलिस से पूछना पड़ेगा क्यों हटा। आप लोगों को तो कुछ लग रहा होगा, क्या लगना, हमें तो ये लग रहा है कि सरकार में अंतर द्वंद है, अंतर विरोध है, क्या होगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक है। मैंने कहा तो चरमर आ गई है। मैंने कहा इससे टेलीग्राम में सुना होगा तो मैंने कहा कहने के लिए तो सरकार ने प्रगति क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोल दिए। एकदम नीचे एक सवाल ये है, अभी संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के रूप में जिस तरह से कांग्रेस में छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जाता था, आप भाजपा सरकार में छोटे मछली हो, बड़ी मछली हो, बड़ा मगरमच्छ हो, सबको पकड़ा जा रहा है। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार को सरकार ने एक मिनिमम नंबर दिया है, टोल नंबर। वो नीचे वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन ऊपर है शीर्ष में उनके लिए कौन सा नंबर है ये तो बता दो। हाँ, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये हमारा कहना है। ऊपर बैठे लोग हैं, उनके लिए कौन सा नंबर है। सीएम धामी मंच से दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? जिस सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसके दम पर, किसके बूते पर सरकार ये कह रही है कि जो है तीसरी बार की सरकार आएगी। काट की हांडी एक दो बार चढ़ के बार बार भीड़ जो दिख रही है कई गाँव में, क्या थोड़ा सा हमने देख ली उस भीड़ को, कोई भीड़ नहीं है वहाँ पे। स्कूल से बच्चों को लाया गया, सरकारी जो तंत्र के लोग हैं वो वहाँ उपस्थित हैं। अब आप देख लीजिए, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्कूल के बच्चों को लाट करके जो है ढोल पीटने का काम जो सरकार कर रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों ने 4 साल के इस कार्यक्रम से बनाने का काम किया।